मैं डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, अध्यक्ष पाली विभाग, स्वामी शिवानंद तीर्थ महाविद्यालय सासाराम। अभी मैं कोविड-19 में जो कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद है, उसकी क्लासेस ऑनलाइन हो रहा है। मैं पाली के बारे में बता रहा हूँ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। पाली पढ़ने वाले छात्रों को, पाली पढ़ने के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाती है, जो ये है। और विकिपीडिया और पाली साहित्य ज्ञान के लिए, और पाली में कोई जानकारी हासिल करना है तो ये 2 नंबर 8709568435 और दूसरा नंबर 9431058094 मेरा है, संपर्क कर सकते हैं। और मैं इंटर, डिग्री और पीजी में पाली का सिलेबस के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदा के अनुसार मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। बिहार में इंटर के सिलेबस में 12 भाषाओं पढ़ाई होती, जिसमें पाली भी है, जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में है। भारत में 44 विश्वविद्यालयों में पाली एवं बौद्ध दर्शन की पढ़ाई होती है और भारत समेत विश्व के 65 देशों में पाली बौद्ध दर्शन की पढ़ाई होती है। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा और बीपीएससी के सिलेबस में पाली है, पाली भाषा एवं साहित्य है की पढ़ाई सिलेबस है, जिसके बारे में आप सबको बताया जाएगा। IACN ICOM में पाली भाषा एवं साहित्य 11th में पेपर फर्स्ट की पढ़ाई होती है और IACN ICOM के 12th में पाली पेपर सेकंड ग्रुप में पढ़ाई होती है। BA में भी पाली की पढ़ाई होती है। BA ऑनर्स में पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर और पार्ट 2 में थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर और पाली थर्ड में पाली ऑनर्स में 5th, 6th, 7th और 8th, यानी पाली ऑनर्स 8 पेपर का है 3 ईयर कोर्स में। BA सब्सिडरी में भी पाली 2 पेपर है, पेपर पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में 2 पेपर और पार्ट 2 में थर्ड एंड फोर्थ पेपर, 4 पेपर की पढ़ाई होती है 2 ईयर में। और थर्ड में नहीं है, थर्ड में सब्सिडरी नहीं होती है। पार्ट BA पार्ट थर्ड, सेकंड, थर्ड जनरल में क्रमशः फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर की पढ़ाई होती है। अब आगे MA, PG, पोस्ट ग्रेजुएट में पाली सभी विषयों के समान 4 सेमेस्टर में पढ़ाई होती है। प्रत्येक MA में पाली भाषा एवं साहित्य, पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर की पढ़ाई 4 सेमेस्टर में होती है, जैसे अन्य विषयों की होती है इसी प्रकार। और फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड में 5th, 6th, 7th, 8th, थर्ड में 9, 10, 11 और 12 और चौथा फोर्थ सेमेस्टर में ग्रुप हो जाता है सभी ABCD ग्रुप, जिसमें 13, 14, 15 और 16 पेपर पढ़ाई होती है। ग्रुप A में 30, 40, 50 और 60 का। ABCD ग्रुप का जो 60 पेपर है, 16वां पेपर है, उसमें 4 ग्रुप ABCD में पाली एसे एंड लेटर कंपोजिशन, पाली एसे एंड कंपोजिशन की समान सिलेबस है। और पाली की PG के बाद नीट करने के लिए भी पाली का सिलेबस है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसका कोड 83 है। इसी प्रकार BPSC टीचर की परीक्षा, यानी छात्र पात्रता परीक्षा, IAS से लेकर MA तक सभी का आगे आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट,
पाली भाषा एवं साहित्य के बारे में आज हम बता रहे हैं। पाली भाषा संस्कृत और प्राकृत के समान ही एक महत्वपूर्ण भाषा है। प्राचीन भारतीय साहित्य प्रधानतः इन्हीं तीन भाषाओं संस्कृत, पाली एवं प्राकृत में उपलब्ध होता है। इनमें से संस्कृत में भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण और श्रमण इन दोनों परंपराओं का साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्राचीन मूलभूत है जैन साहित्य प्राकृत में एवं आधारभूत प्राचीन बौद्ध साहित्य और उसका उपजीवी साहित्य पाली में उपलब्ध होता है। अतः भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में यथेष्ट ज्ञान के लिए संस्कृत और प्राकृत समान पाली भाषा का ज्ञान भी अपेक्षित है। पाली साहित्य की प्रमुख विशेषता यह है कि उसके कारण ही भारत के इतिहास का आरंभ होता है। यदि पाली साहित्य की अनदेखी कर दी जाए तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से ईसा तक के ऐतिहासिक तथ्यों एवं प्रकाश डालने वाला कोई साहित्य ही नहीं रहे। इसके अतिरिक्त यही पाली साहित्य भगवान बुद्ध, उनके प्रवर्तित धर्म और उनके द्वारा संस्थापित संघ की प्रामाणिकता का जानकारी देता है। अतः पाली भाषा और साहित्य का प्रत्येक दृष्टि से महत्व है। भगवान बुद्ध ने बौद्धिक प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत प्राणियों को जो धर्मोपदेश दिए वे पाली साहित्य के मूल आधार हैं। उन्होंने सिद्धार्थ कुमार के रूप में 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष का गृह त्याग किया और 6 वर्षों की तपस्या के पश्चात उर्वेला वर्तमान बोधगया नामक स्थान पर बुद्धत्व प्राप्त किया। उनका महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ। इस प्रकार 45 वर्षों तक भगवान बुद्ध जहाँ कहीं जिस किसी के साथ कुछ कहा और उसे त्रिपिटक, सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और अभिधम पिटक के रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया और आज यह त्रिपिटक पाली साहित्य का मूल स्रोत है। भगवान बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश तत्कालीन बोलचाल की भाषा में दिए थे। उनके उपदेशों में आडंबर नहीं था। वे भाषा तथा शैली दोनों ही दृष्टियों से इतने सरल, स्वाभाविक और आकर्षक होते थे कि उन्हें साधारण नर नारी से लेकर विशिष्ट व्यक्ति तक सभी सरलता से समझ लेते थे। बुद्ध की इच्छा थी कि उनके अनुयायी उन उपदेशों को सुविधानुसार अपनी भाषा में सीखे। वे कदापि नहीं चाहते थे कि उनके धर्मोपदेशों को उस समय की श्रेष्ठ और पवित्र माने जाने वाली संस्कृत भाषा में परिवर्तित कर उन्हें भाषागत श्रेष्ठता का जामा पहनाया जाए। भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश मौखिक ही होते थे। उनके स्मृति और बुद्ध बहुश्रुत शिष्य उन उपदेशों को कंठस्थ कर लिया करते थे। जब कभी भिक्षुओं को यह एक साथ मिलने का अवसर प्राप्त होता था तो वे आपस में चर्चा कर किसी विषय में संदेह होने पर उसे मिटा लेते थे। अगर कोई विषय उलझन होती थी तो वे भगवान बुद्ध के पास जाकर उसका निराकरण कर लेते थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात मौखिक परंपरा में विद्यमान उनके धर्मोपदेश को सुरक्षित और चिरस्थायी बनाने के लिए पर्याप्त सतर्कता अपनाई गई। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तत्काल बाद 562 भिक्षुओं ने भगवान मगध जनपद की राजधानी राजगिरी के समीप वैभव पर्वत के सतवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन किया। यह संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में और भिक्षु महाकश्यप के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसके 100 वर्ष पश्चात इसी तरह बौद्ध संगीति वैशाली बालुकाराम अर्थात बालिकाराम में 700 बौद्ध भिक्षुओं ने महास्थापित
रेवत के सभापतित्व में द्वितीय बौद्ध संगति की। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 235वें वर्ष पाटलिपुत्रा आधुनिक पटना के अशोकाराम तीसरी बौद्ध संगति मगध सम्राट अशोक के संरक्षण में मोगलीपुत्र तीस सभापतित्व में भगवान बुद्ध वचनों का संज्ञान और प्रणयन किया। इन तीनों संगतियों में त्रिपिटक का संकलन और संज्ञान किया गया। त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटकों, पिटारा या मंजूषा का समूह। त्रिपिटक को पाली में त्रिपिटक कहते हैं। इन तीन पिटकों के नाम है सुत्त पिटक, इसमें वर्तमान वार्तालाप के माध्यम से दिए गए बुद्धोपदेश का संकलित है। विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के निमित्त बनाए गए नियम उपनियम है। और अभिधम्म पिटक, इसमें परिभाषिक शब्दों में बुद्ध का दर्शन है। यह त्रिपिटक मौखिक रूप में वर्षों तक प्रवाहित बुद्ध वचनों का प्रामाणिक संग्रह माना गया है। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ पिटारी होता है, किंतु प्रारंभिक समय में बुद्धोपदेश में मौखिक रूप में थे, अतः यह पिटक शब्द से उसका लाक्षणिक अर्थ परंपरा लेना चाहिए। तीसरी, बौद्ध संगति के पश्चात अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भेजने का भी निश्चय किया गया। इसी निर्णय के अनुसार राजा अशोक के पुत्र महेंद्र को लंका द्वीप में भेजा गया। वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लंका द्वीप में स्थावीर महेंद्र द्वारा ले जाए गए बुद्ध वचनों त्रिपिटक को वर्षों तक मौखिक परंपरा से सुरक्षित रखा गया। बाद में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लंका के तत्कालीन राजा वट ग्रामणी अभय ने उन धर्म उपदेशों को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से लिपिबद्ध कर दिया। सुत्त, विनय और अभिधम्म के रूप में विद्यमान त्रिपिटक को पढ़ाते समय परंपरा के अनुसार जो व्याख्या की जाती थी उसे भी सिंगली अटकथाओं के रूप में लिपिबद्ध कर लिया गया। भारत में भी बुद्ध वचनों के संकलन और संगायन के पश्चात बौद्ध भिक्षुओं ने उन पर व्याख्यापरक साहित्य लिखना प्रारंभ कर दिया था। थेरवाद के समर्थक बौद्ध भिक्षुओं को भारत से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया गया, तो वे लंका के बिहारों में जाकर बसे। परिणामतः लंका बिहार थेरवादियों के प्रमुख गढ़ बन गए। पाली वाङ्मय में यही लोग पुराना शब्द से अभिहित किए जाते हैं। कालांतर में लंका के राजा पराक्रम बहु प्रथम और पराक्रम बहु द्वितीय की प्रेरणा से पाली भाषा में व्याकरण, अलंकार, छंदशास्त्र, कोश आदि के भी ग्रंथ लिखे गए। इस प्रकार पाली भाषा एवं साहित्य की धारा, जिसका उद्गम भगवान बुद्ध के धर्मोपदेशों से हुआ था, आज तक अवांछित रूप से बहती चली आ रही है। भारत से स्थावीरवादियों के चले जाने के पश्चात अधिकांश पाली ग्रंथों का लेखन लंका में तथा कुछ का बर्मा, आधुनिक म्यांमार में हुआ। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जैसे जैसे पाली साहित्य की धारा आगे बढ़ी, वैसे वैसे वह संस्कृत की धारा के समीप आती गई। यही कारण है कि 12वीं शताब्दी से आज तक के पाली साहित्य ग्रंथों पर भाषा, भाव और शैली की दृष्टि से संस्कृत साहित्य ग्रंथों का बढ़ता हुआ प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, अब मैं पाली भाषा का विकास क्रम आप लोग को बता रहा हूँ। विकास क्रम की दृष्टि से पाली भाषा को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक नंबर में त्रिपिटक में आने वाली गाथाओं की भाषा। जिस प्रकार वैदिक भाषा में अनेक रूपता पाई जाती है, उसी प्रकार गाथाओं की भाषा में भी अनेक रूपता पाई जाती है।
इसमें वैदिक भाषा के कुछ प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। इन भाषा के रूप में सूत निपात की गाथाओं में देखा जा सकता है। दूसरा, त्रिपिटक के गद्य भाग की भाषाएं। इसमें न तो गाथाओं की भाषा के समान अनिरुक्तता है और न ही वैदिक भाषाओं के प्रयोग। यद्यपि इस अवस्था की भाषा में भी प्राचीन शब्दों का प्रयोग दृष्टिगोचर हो जाता है, किंतु वह बहुत कम है। तीसरा है त्रिपिटकोत्तर पाली गद्य साहित्य की भाषा। इसमें भाषा के प्राचीन रूपों के प्रयोग का समाप्त प्राय हो चुका है। अतः प्राचीन रूप का अभाव और नए रूपक और विधि इस भाषा की विशेषता है। कहीं कहीं इसमें कृत्रिमता और अलंकारिकता का भी आभास होता है। फिर भी यह दूसरी अवस्था की पाली भाषा से बहुत कम भिन्नता रखती है। चौथा, पाली काव्य साहित्य की भाषा। इसमें संस्कृत का बढ़ता हुआ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कहीं कहीं भाषा अत्यंत कृत्रिम और क्लिष्ट प्रतीत होती है। चूँकि पाली में काव्य साहित्य का लेखन संस्कृत साहित्य से प्रभावित होकर किया गया है, अतः काव्यों की भाषा जीवंत पाली की उपेक्षा अशुद्ध संस्कृत जैसी प्रतीत होती है। अब आप लोग को पाली साहित्य की रूपरेखा बता रहे हैं। पाली साहित्य को अग्रलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। त्रिपिटक साहित्य, सूत पिटक 5 निकायों में विभक्त है। दिग् निकाय 3 भाग में विभक्त है, जिसमें 34 सूत हैं। दूसरा, मध्यम निकाय में 152 सूत हैं, जो 15 वग्गों यानी वर्गों में विभाजित है। तीसरा, संयुक्त निकाय में 5 वर्ग और 56 संयुक्त हैं। चौथा में अंगुत्तर निकाय का विभाजन बिल्कुल संख्याबद्ध है। 1 1 2 2 3 3 इस प्रकार क्रमानुसार 11 तक उतनी संख्या से संबंध रखने वाले भगवान बुद्ध के धर्मोपदेशों का संग्रह है। इस प्रकार यह महाग्रंथ 11 निपादों में अर्थात समूहों में विभक्त है। पांचवां, खुद्दक निकाय में स्वतंत्र 15 ग्रंथ हैं, जो इस प्रकार हैं: खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सूत निपात, विमान बत्थु, पेत बत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निषेध, अपाटी संबंध गमन, आपादान, अबुद्ध वंश और 15 चार्य पिटक। दूसरा पिटक विनय पिटक आता है। विनय पिटक के 5 ग्रंथ हैं: परिवाजिक, पाचित्य, महावग, चूलवग और परिवार। तीसरा पिटक अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ हैं: धम्मसंगनी, विभंग, धातु कथा, पुंगलम पयति, कथावतु, यमक और 7वां पठान। अनुपिटक साहित्य, पिटक के बाद अनुपिटक साहित्य बता रहे हैं। अनुपिटक साहित्य मुख्यतः 3 है: नेतिपितकरण, पटोपदेश और मिलिंद पहियों। अब अटकथा और टीका। अटकथा और टीका साहित्य समन्त पाशदिका, विनय, कंगन का वितरण, पातिमुख, समूंग विलासिनी, दिग् निकाय, पंयजत सुदनी, मध्यम निकाय, सारपथापमासिनी, संयुक्त निकाय और मनोरथपुरनी, अंगुत्तर निकाय, परमथाजेतिका, खुद्दक निकाय और सूत निपात आदि, सत्तावती दीपिनी, सारंथगम मंजूषा, अभिधम अवतार, टीका, सुमंगलम प्रसादिनी, अभिधम मथन्नी विवादिनी आदि। इसके बाद वंश साहित्य, दीप वंश, महावंश, अंगारनाथ वंश, गंधवंश आदि। काव्य साहित्य,
जिन तृतीय जिलंकार पय्यमधु तिलकट्टा गाथा रसवाहिनी लोकनीति आदि। व्याकरण है इसके पश्चात, इसमें छंद शास्त्र कोश आदि। व्याकरण में कच्यायन व्याकरण, मोगलान व्याकरण, रूप सिद्धि सदनिधि इत्यादि। छंद शास्त्र भूतोदय और सुबोध अलंकार, कोश अभिधम्म नापादेविका, एक रखंग कोश और सद्धरंग तानावली। अब आप लोगों को मैं पाली का वर्ण परिचय बता रहा हूँ। पाली और संस्कृत की तुलना के संबंध में सबसे पहले ध्यान देने की वर्णमालाओं पर जाता है। संस्कृत की तुलना में पाली में वर्णों की संख्या कम है। पाली व्याकरण के प्रथम आचार्य कच्यायन के अनुसार वर्णों की संख्या 41 है। अक्षरापदयो एकचतालीसं। कच्यायन व्याकरण 1.12। दूसरे आचार्य मोगलान हुए हैं, उनके अनुसार वर्णों की संख्या 43 है। आयादयो 43 वर्णं हो गई। पाली भाषा की वर्णमाला अग्रलिखित है। वर्ण अर्थात अक्षर, इनके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उस वर्ण अक्षर को कहते हैं जो बिना किसी भी सहायता से स्वतंत्र रूप से बोला जा सके। ये स्वर पाली में 8 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ। इन स्वरों के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे। ह्रस्व स्वर के 3 होते हैं, जैसे अ, ई, उ, और उनके दूसरे शेष वर्ण दीर्घ हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन उपयुक्त 8 स्वरों के अतिरिक्त वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जो दूसरे वर्ण स्वर की सहायता से ही बोला जा सके। पाली भाषा में इन व्यंजनों की संख्या 33 है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, ली, अंग। अंग को निहिंगित कहते हैं कि बिंदु निगहित। मोगलान व्याकरण अ इति निगिता। कच्यायन व्याकरण निगितंग का तात्पर्य है अनुस्वार। अनुस्वार अंग निहित, बिना स्वर की सहायता से उच्चारित हो ही नहीं सकता। अतः उसे अ स्वर पर गोल बिंदु जो यहाँ दिया गया है इस प्रकार लगाकर प्रदर्शित किया गया है। दूसरे आचार्य मोगलान के अनुसार पाली वर्ण अक्षरों की संख्या 43 है, जो अग्रलिखित है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 10 वर्ण स्वर हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, निहित एम। ध्यानतव्य है, पाली में एक ही शब्द दंत स का इसी प्रयोग होता है। तलावे स और मूर्धन स का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ दिया हुआ है। आगे देखिए, संस्कृत भाषा में आचार्य पाणिनि व्याकरण में जिन वर्णों अक्षरों का उपयोग होता है वे अधोलिखित है। स्वर में अ, आ, ई, उ, री, ए, औ, ए 13 है वर्ण अक्षर स्वर है। अब व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलावे स, मूर्धन स, दंत स, ह और अनुस्वार, अनुनासिक एवं विसर्ग, ये 36 व्यंजन वर्ण अक्षर है। इसके
इसके अतिरिक्त कुछ और भी वर्ण अक्षर हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण अक्षर छ, त्र, ज्ञ, श्री। अब वर्ण संख्या 13 जोड़ 36 जोड़ 4 53 है। इस प्रकार तुलना करने पर स्पष्ट है कि पाली वर्णमाला में संस्कृत भाषा आचार्य पाणिनि के व्याकरण के अग्रलिखित 5 स्वर छोड़ दिए जाएं, री, ए और अ, किंतु साथ में ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ को जोड़ दिया जाए। जहाँ तक व्यंजन का प्रश्न है, पाली भाषा में वैदिक का ल वर्ण बचा हुआ है, संस्कृत ने उसे छोड़ दिया है। पाली भाषा में तलावे संबोधन दंत में से सिर्फ दंत स बच रहा है, स और स छूट गए हैं। अनुनासिक इस प्रकार और विसर्ग इस प्रकार पाली भाषा में छूट गए हैं। इस प्रकार जहाँ पाली वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, वहीं संस्कृत वर्णमाला में 36 व्यंजन हैं। संस्कृत भाषा आचार्य पाणिनि के साथ तुलना करने पर पाली भाषा की कुछ अन्य विशेषताओं अग्रलिखित रूप से है। पाली भाषा में त्रिवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। दो ही वचन, एक वचन और अनेक वचन या बहुवचन प्रयुक्त होता है। इस तरह पाली भाषा में संस्कृत की तुलना में 1/3 जटिलताएं कम हो जाती हैं। अब हम लोग पाली में लिंग की चर्चा करते हैं। जेंडर की लिंग निर्धारण संस्कृत से मिलता जुलता है। इसमें भी 3 लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन इस संबंध में पाली भाषा में उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। कितने शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते दोनों हैं। पाली भाषा में कोई शब्द व्यंजनांत नहीं है, सभी शब्द स्वरांत हैं। इससे भी भाषा की जटिलता कम होती है। जैसे भगवान के स्थान पर भगवा, आयुष्मान के स्थान पर आयास्मा आदि। संयुक्त वर्ण प्रायः न के बराबर है। उनको कई विधियों से सरल बनाया गया है। संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले विसर्ग को हटा दिया गया है। आकारांत शब्द में उसके स्थान पर ओकार या ओ वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे यथा बुद्ध के स्थान पर बुद्धो, काला के स्थान पर कालो। संस्कृत शब्दों के अंत में प्रयुक्त होने वाले मकार या हलंत म वर्ण के स्थान पर निगहित अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम, संघम शरणम के स्थान पर बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं इत्यादि। संस्कृत भाषा के वर्ण री और ली स्वर वर्ण पाली भाषा में नहीं मिलते। रीकार अथवा री स्वर के स्थान पर अ, ई अथवा उ स्वर वर्ण आ जाते हैं। जैसे हृदय के स्थान पर हृदय, ऋषि के स्थान पर ईसी, ऋतु के स्थान पर ऋतु आदि पाली भाषा में होते हैं। ए और ओ स्वर संयुक्त पाली में नहीं मिलते, उनके स्थान पर ए और ओ हो जाते हैं। जैसे नैकायिक के स्थान पर निकायिक और औपापतिक के स्थान पर औपपातिक, औषधि के स्थान पर औषधि आदि। संस्कृत के 3 ऊष्मा वर्ण देख पर तलावे संबोधन दंत के स्थान पर सिर्फ दंत कार से हो जाता है। जैसे शरण के स्थान पर शरण, औषधि के स्थान पर औषधि आदि। पाली भाषा में प्रयुक्त हो वैदिक शब्दों के माध्यम में अन्य अनुनासिक वर्गों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के अंतिम वर्णों में अंग, य, न और मम के स्थान पर स्वतः निगहित
अथवा अनुस्वार इस प्रकार हो जाता है। इस प्रकार संग के स्थान पर संग, चल के स्थान पर चंचल, दंड के स्थान पर दंड, चंद्र के स्थान पर चंद्र, कंबोज के स्थान पर कंबोज हो जाता है। किंतु संस्कृत के अनुसार अनुसरण करने वाले के लिए पाली व्याकरणों ने यह छूट दे दी है कि संग लिखे या संग, चंचल लिखे या चंचल, दंड लिखे या दंड, चंद लिखे या चंद, कंबोज लिखे या कंबोज। पाली भाषा साहित्य और व्याकरण के विस्तार ज्ञान के लिए विलियम गैगनर का पाली लिटरेचर एंड लैंग्वेज, डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय का पाली साहित्य का इतिहास और भिक्षु जगदीश कश्यप का महापाली व्याकरण, स्वामी द्वारकानाथ शास्त्री का पाली व्याकरण और डॉक्टर अमृत पांडे का डॉक्टर रविनाश मिश्रा एवं पाली व्याकरण आदि देखें और पढ़ें। पाली के प्रारंभिक ज्ञान के लिए भिक्षु धर्मरक्षित द्वारा रचित पहला पाली व्याकरण, दूसरा पाली साहित्य का इतिहास को अवश्य पढ़ें। भगवान बुद्ध कालीन भौगोलिक ज्ञान के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि जानकारी के लिए डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय का बुद्धकालीन भारतीय भूगोल को पढ़ें। जैसे पाली भाषा एवं बौद्ध दर्शन पर काफ़ी पुस्तकें लिखी गई है। पाली भाषा बोलचाल की भाषा थी, अतः इसमें व्याकरण की जकड़ संस्कृत जैसी नहीं है। पाली व्याकरण अत्यंत सरल है। व्याकरण के थोड़े नियमों को जानकर पाली की किताब पढ़ना कोई भी प्रारंभ कर सकता है। थोड़े से अभ्यास के पश्चात ही हिंदी तरह पाली भाषा का किताब को धड़ल्ले से पढ़ एवं समझा जा सकता है। अब बच्चों आप लोग को संधि के बारे में बता रहे हैं। पाली संधि प्रकरण, संधि प्रकार। वर्ण परिचय। पाली भाषा में 41 वर्ण होते हैं, जिसमें 8 को स्वर और शेष 33 को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो इसकी वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, ल, य। निगीत अनुस्वार। इसे निगीत अनुस्वार कहते हैं। स्वर उस अक्षर वर्ण को कहते हैं जो बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, जैसे अ, ई, उ। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसे उच्चारण में कम समय लगे। ह्रस्व स्वर 3 होते हैं, अ, ई, उ। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर अपेक्षा अधिक समय लगे। दीर्घ स्वर 5 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन उस वर्ण अक्षर को कहते हैं जो दूसरे वर्ण, स्वर या व्यंजन के सहयोग लेकर बोला जा सके। निगीत को अंग जो इस प्रकार का है, इसे निगीत कहते हैं। निगीत का तात्पर्य है अनुस्वार, जो इस प्रकार होता है। संधि 2 वर्णों के, संधि पर ध्यान दें, संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात 2 वर्णों अक्षरों के संयोग, विसंयोग अथवा यथास्थिति रह जाने को संधि कहते हैं। पाली भाषा में संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, 2 स्वरों के परस्पर मिलने से स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जो कोई व्यंजन वर्ण किसी व्यंजन या स्वर वर्ण के साथ मिलता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरे संधि पाली में निगीत संधि कहलाता है। निगीत अर्थात अनुस्वार के साथ जब कोई स्वर या व्यंजन वर्ण मिलता है तो निगीत संधि होती है। पाली में विसर्ग इस प्रकार का विसर्ग न होने के कारण विसर्ग संधि संस्कृत के समान नहीं होती है।